ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हेलो जी, हेलो। तो सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि 1 अक्टूबर का दिन बेहद खास हो चुका है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया और कितनी तैयार पार्टी इन चुनावों के लिए? आप कितने तैयार? पंचकुला से सिटिंग एमएलए हैं आप। देखिए, पहले तो मैं स्वागत करता हूँ जो चुनाव की तारीख अनाउंस हुई है 1 अक्टूबर, और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग के द्वारा जो तिथि घोषित की गई है सभी पहलुओं को देख करके, क्योंकि उसके पश्चात दशहरा दिवाली के त्योहार आने वाले हैं, उनका ख्याल रखते हुए 1 अक्टूबर को जो तिथि अनाउंस की है बहुत ही अच्छा एक अनाउंसमेंट है। जहां तक प्रदेश में पार्टी की चुनावी संबंधी तैयारियों की बात है, पार्टी पिछले लगभग 1 साल से लगातार चुनावी मोड के अंदर, चुनाव की तैयारियों के अंदर लगी हुई है। बहुत देर पहले ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरियाणा की व्यूह रचना करने के लिए 5 बड़े लोगों के नाम तय किए थे, और जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को जी चुनाव प्रभारी के नाते, माननीय विप्लव देव जी को सह प्रभारी के नाते, और बिल्कुल यहाँ पर जो हमारे सुरेंद्र जी पूनिया जी हैं, सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, ये सब लोग जो हैं, और माननीय सुदान सिंह जी, 5 लोग हरियाणा की चुनाव की दृष्टि से यहाँ कई महीनों से चुनाव को ग्राउंड लेवल के ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं। 3 बार जो बूथ की कार्यकर्ताओं की बैठक है, 3 बार बैठकें हो चुकी हैं, और पूरी तरह से संगठन चुनाव के लिए तैयार है। और मुझे निश्चित तौर पर ये मेरा मानना है बिल्कुल, कि और बीजेपी के लिए तो कहा भी जाता तीसरी है कि बार हमेशा चुनावों के लिए बीजेपी तैयार रहती है। लेकिन सर, एक सवाल जो मेरे जहन में लगातार आ रहा है, जब इन चुनावों का ऐलान हुआ, क्या इसके लिए आप तैयार थे या फिर थोड़ा सा पहले ये चुनाव हो गए? क्योंकि लग रहा था कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक शायद तारीख आए, और थोड़ा डिले इसमें रहे। अगर आचार संहिता भी ना लगती तो कुछ और घोषणाएं, जॉब्स देने की बात लगातार हो रही थी, उस बाबत कुछ किया जा सकता। हिसार में बात हो रही थी कि एयरपोर्ट का जो है वो उद्घाटन कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं ठंडे बस्ती में चली जाएगी। देखिए, ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, और चुनाव की दृष्टि से जो उन्होंने हमें पहले ही ये बात की तो संभावना थी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन आचार संहिता कब लगेगी, 10 दिन पहले लगेगी, 5 दिन पहले जी लगेगी, जी इसको लेकर खुद थोड़ा बहुत था कि शायद 5-7 दिन, 10 दिन और निकल सकते थे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जी ने जी जी पूरी तैयारी के साथ आज मैदान के अंदर है। और जहां तक पंचकूला की स्थिति की बात है, पंचकूला में विधानसभा चुनाव के लिए मैं लगभग पिछले 5 साल से ही लगातार चुनाव की दृष्टि से भी और संगठन की दृष्टि से भी, पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से भी मेरा प्रयास रहा है। और जो मैंने पिछले 5 साल के अंदर पंचकूला का विकास किया है, वो सभी लोग जानते हैं। आप सब लोग भी फील्ड में रहते हैं, आपने देखा होगा कि पंचकूला पिछले 10 साल के अंदर जी जी उसकी तस्वीर भी बदली है, उसकी तकदीर भी बदली है। हेलो। बिल्कुल, और आपने एक मुद्दा भी उठाया था बोगस वोटिंग का। उस पर मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूं कि उस मसले पर क्या रहा, और क्या अब आगे हो सकता है उस मसले पर? क्योंकि बोगस वोटिंग का एक मसला बहुत सीरियस था, और उसे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया भी था। उस बाबत थोड़ी जानकारी दें। हाँ, उसके मामले में परसों ही जब चुनाव आयोग जो चंडीगढ़ आए थे, वहां पर भी इस विषय को लेकर हमारे जो प्रतिनिधि वहां गए थे, चर्चा की थी। और इलेक्शन कमीशन ने आश्वासन दिया था कि हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर कोई गड़बड़ी ना रहे, और पूरी तरह से एक अच्छी और जो ठीक जो वोटर लिस्ट है वो लोगों के सामने जाए
और हमने जो ऑब्जेक्शंस भी किए थे उसमें से काफी ऑब्जेक्शंस उन्होंने सही माने हैं। वो जाकर के जो हमने त्रुटियां बताई थी वो जाकर के ऑन द स्पॉट वेरीफाई की हैं और उसके बाद काफी उसमें सुधार हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ मेरे दो लोकतंत्र के सवाल, लिए- पहला तो यही कि आप हेलो जी आप पूरा कर लें, पूरा कर लें। हेलो हेलो बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको। मेरा सवाल अब आपसे ये कि आप एक मर्तबा फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है पंचकुला से, और अगर प्रदेश के हिसाब से कहें तो किस पार्टी को टक्कर में मान रहे हैं इन चुनावों में? क्या बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही पूरा चुनाव रहने वाला है? देखिए, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है वो तो मेरी पूरी तैयारी है। और अब से नहीं, पिछले लगभग जब से मैं 2019 में चुना गया था उसके बाद से ही लगातार निरंतर जो है पार्टी के लिए, संगठन के लिए और पंचकुला के लिए कार्य कर रहा हूं। और जहां तक ये आपने दूसरा प्रश्न किया था जी। कि क्या ये आपका दूसरा प्रश्न क्या था? कि क्या ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है, देखिए- या फिर देखिए- आईएनएलडी और जेजेपी भी यहां पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं कि कुछ सीटें ले लें और फिर बाद में गठबंधन कर लें? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही ज्यादातर रहने वाला है। लेकिन अब की बार एक बात फायदा है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल जी और जो बीएसपी है, इसके गठबंधन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा जी। मेरा मानना है। हेलो हेलो और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत राय है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या? देखिए, लॉजिक जब भी कहीं भी डिवीजन ऑफ वोट्स हुआ है, जहां डायरेक्ट टक्कर आई है, वहां डायरेक्ट टक्कर के अंदर, वैसे भी डायरेक्ट टक्कर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जहां जब तीसरी कोई ना कोई बीच में आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो वोट बैंक है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो जो वोट बैंक है ज्यादा कांग्रेस जी। का वोट बैंक जो रहा है वो इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक रहा है। और वो उसके बंटने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपने बातचीत की सूर्य समाचार से, वक्त दिया आपने हमें, बहुत बहुत शुक्रिया।